हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। और आप लोग अभी तक जितना सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट और जो कुछ भी अभी तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, जितना सारा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है और पूरे सिलेबस जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का कवर कर चुके हैं, उसमें जो है कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन या टॉपिक, ठीक है ना, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है कि 34 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, 34 क्वेश्चन। उसमें से 17 जो है इंडियन का होगा और 17 जो है मैक्रो का होगा, है ना। 17 जो है इंडियन का होगा और 17 मैक्रो का होगा। और उस 17 17 34 में से 20 क्वेश्चन जो है आपका इंडियन और 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 में से 10 इंडियन और 10 मैक्रो, तो ये 20 हो गया ऑब्जेक्टिव। बचा 14। 14 में से 7 जो है आपका लिखने वाला और आपका जो जिसको हम लोग न्यूमेरिकल से बोलते हैं, दोनों मिला के वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो आपका लिखने वाला, जो कि आप पेपर में लिखेंगे, जिसको जिसको हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरी, वो हम आपको अभी बताएंगे। और ये एग्जामिनेशन में जो आप पढ़ के जाएंगे, जितना भी हम आपको कराएंगे, 90%, मोर देन 90% चांस है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा आपके एग्जामिनेशन में, मैक्रो का। इंडियन का नहीं, हम मैक्रो का आपको बता रहे हैं। तो मैक्रो का जो क्वेश्चन होगा, हम जितना भी आपको कवर कराएंगे मैक्रो, उसी में से क्वेश्चन अगर आप ये करके चले जाइएगा तो डैम श्योर है कि आपका यहां से क्वेश्चन जो है हिट करेगा आपके एग्जाम में, और मोर देन 90% क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हम अभी आपको करवाएंगे, आपके स्लाइड पे आएगा, इतना क्वेश्चन या तो आप कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन को, अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है, और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए एग्जामिनेशन देने के लिए, और जाइए और अच्छे से करके आइए। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहा है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टरल इकोनॉमी, कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे कैसे होता है। तो आपको पता है ना कि 2 सेक्टरल इकोनॉमी जो है उसमें सर्कुलर फ्लो एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, और एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर, है ना। एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोडक्शन सेक्टर, इस दोनों के बीच में जो है मनी का या गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो फ्लो होता है। आपको पता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोडक्शन सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, है ना, फैक्टर सर्विसेज। और बदले में प्रोडक्शन सेक्टर जो है इसको पेमेंट करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना। तो जिसको हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट, इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। और फिर से जो पैसा प्रोडक्शन सेक्टर इसको पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, ये फिर से ये पैसा हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो तो गुड सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, तो फिर से ये पैसा जो है ये खर्च करती है किस चीज में, ये पैसा फिर से प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि हमको सामान चाहिए, हमको चावल चाहिए, आटा चाहिए, कपड़ा चाहिए, साबुन चाहिए, सब कुछ कंजम्पशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो है फिर से वापस चला जाता है पैसा इन द फॉर्म, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर के पास, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर से ये पैसा प्रोडक्शन सेक्टर के पास वापस आ गया, और प्रोडक्शन सेक्टर जो है फिर से इस पैसे को गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो है खर्च करती है मार्केट में, और फिर से ये पैसा चला गया हाउस होल्ड सेक्टर के पास, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जब फैक्टर ये जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फिर से पैसा फिर से इसके पास आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक बार पैसा का फ्लो हो रहा है, फिर से जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आप दोनों सेक्टर के बीच में जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताइए। तो एक इनकम ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर से आ रहा है, फिर से ये वापस उधर जा रहा है,
फिर से वो वापस इधर आ जा रहा है। तो ये फ्लो हो रहा है मनी का और गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में और प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। तो आप कैसे इसको एग्जाम में लिखिएगा, कहता है कि दो सेक्टर जो आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर है, उस दोनों के बीच में जब मनी का फ्लो हो, जब पैसे का फ्लो हो, आप देखें ना यहां पे कि जो है जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर को, और प्रोडक्शन सेक्टर जब वापस से इसको फैक्टर पेमेंट कर रहा है, तो यहां पे पैसा का फ्लो हो रहा है प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मनी फ्लो। जब मनी का फ्लो हो और वापस से ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो पैसे को खर्च कर रही है, तो यहां पे जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में जब मनी का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मनी फ्लो, और जब प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। यहीं से एक और क्वेश्चन बन रहा है, तो हम आपको समझा दिए कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप एक लिखिएगा रियल फ्लो, हम अभी इसको मिटाने जा रहे हैं। एक लिखिएगा आपकी, एक होता है इसमें से रियल फ्लो, रियल फ्लो, और एक होता है इसमें से मनी फ्लो, है ना। मनी फ्लो किसको कहते हैं, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो हम लोग कहते हैं कि जब मनी का फ्लो हो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में और प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मनी फ्लो। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो टू सेक्टर के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल फ्लो। यही लिखना है आपको एग्जाम में। ये आपको एग्जाम में या तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो 2-2 करके रियल फ्लो या मनी फ्लो जो है 2-2 नंबर करके पूछा जा सकता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर, है ना। कि आप बताइए कि लिमिटेशन जो है वो क्या क्या है। आप एक्सटर्नलिटी, आप इसमें से क्या क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे कि हमारे इकोनॉमी में जो है इसमें से आप लिमिटेशन बता रहा है कि क्या जो है हमारे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हमारे पूरे देश का ग्रोथ हो पा रहा है। जिसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट पढ़े थे। क्या पहला पॉइंट पढ़े थे कि हमारे यहां जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना। और आप पढ़े थे कि एक्सटर्नलिटी के बारे में, ये एक्सटर्नलिटी जो है जिसमें से आप पढ़े थे एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इसको अच्छे से हम लिख दे रहे हैं। पहला क्या पढ़े थे आप, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और दूसरा जो आप पढ़े थे निगेटिव एक्सटर्नलिटी, है ना, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटी, जो कि आपके जो है इकोनॉमी पे, आपके सोसाइटी पे गुड इंपैक्ट डालता है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और जो आपके इकोनॉमी पे, आपके सोसाइटी पे निगेटिव इंपैक्ट डालता है ना। जैसे आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आप ऐसी चीज का बिजनेस करने लगे जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है ना। क्या, जैसे आप ड्रग्स का सप्लाई करने लगे इकोनॉमी में, है ना, आप सोसाइटी में रह के आप शराब बेचने लगे, है ना, तो ये निगेटिव बैड इंपैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी पे। कहता है पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बताइए। कहता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, आप ऐसा काम करवाइए जैसे सोसाइटी में आप अपने ख्वाहिश, अपने इच्छा से आप पार्क, पेड़ लगा दे रहे हैं, पार्क बनवा दे रहे हैं, लोग वहां पे घूम फिर रहे हैं, वहां पे फल खा रहे हैं, उसके छांव ले रहे हैं, तो वो जो है क्या हो गया, ये हमारे सोसाइटी में वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये एक्सटर्नलिटी के बारे में पढ़ना है। दूसरा कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहता है हमारे इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, हमारे इकोनॉमी में एक गरीब लोग भी रहते हैं, दूसरे अमीर लोग भी रहते हैं, है ना। तो जो आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप पर कैपिटा इनकम जब निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, तो आप यही करते हैं ना कि टोटल जो आपका इनकम है उसको आप पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दिए तो पर कैपिटा इनकम आप निकाल लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्या
सबका इनकम बढ़ा, सब लोग इसमें आ रहे हैं, कहता है इसमें तो अंबानी भी है, टाटा भी है, बिरला भी है ना, अडानी भी है, तो उसका इनकम तो हो सकता है कि बहुत पैसा कमाता हो, लेकिन एक रिक्शा वाला का इनकम जो कि महीने में अगर 5,000 रुपया ही कमा पाता है, तो ये 5,000 प्लस 1,00,000 रुपया जो डेली कमा रहा है उसका भी इनकम है। इसको आप टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं, हमारे देश का 140 करोड़ है, इसे डिवाइड कर दिए तो पर कैपिटा इनकम तो निकल गया एवरेज इनकम, लेकिन क्या हमारे देश में पर कैपिटा इनकम अगर ये 1,00,000 आ रहा है तो क्या 1,00,000 हमारे यहाँ रिक्शा वाला कमा पाता है? क्या कमा पाता है? नहीं कमा पाता है। तो कहता है कि क्योंकि हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, जिसके वजह से हमारे देश में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर जो है और अमीर होता चला जा रहा है ना, रिसोर्स का बंटवारा नहीं है ठीक ढंग से हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें और एक पॉइंट आप बना सकते हैं कि जो है रिसोर्स जो है हमारी इकोनॉमी में, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो, उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है हमारे सब अपने अपने चाहत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं, सबके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्स, इस कारण से जो है वो हमारी कहता है कि जीडीपी तो आपका बढ़ गया, उससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया, लेकिन वेलफेयर लोगों का नहीं बढ़ पाया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए वेलफेयर। इसको और डिटेल में आप बुक से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा। तो दूसरा जो है इसको नोट कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए कि क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? आइटम एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। आप 3 मेथड पढ़े हैं नेशनल इनकम का। कौन कौन मेथड? पहला कौन सा मेथड? जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं? इनकम मेथड। तीसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, एक्सपेंडिचर मेथड। तो कहता है कि 3 मेथड जो है आपका, उस तीनों मेथड का आप पढ़े हैं कि प्रिकॉशन क्या क्या है, प्रिकॉशन कि कैसे हम लोग उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पे जो है हम लोग क्या क्या सावधानी बरतें हैं। जो लिखा हुआ है कि आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना, इसी को आपके बुक में या सैंपल पेपर में प्रिकॉशंस के नाम से दिया हुआ है। तो ये मोस्ट वेरी वेरी जितना सारा क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो 17 क्वेश्चन अभी आपके सामने स्लाइड पे है, इसको आप देख करके जाइएगा। ये हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। कहता है क्या क्या इनकम क्या क्या जो है हम लोग एक्सक्लूड करेंगे या इंक्लूड करेंगे हम नेशनल इनकम में। तो कहता है कि फर्स्ट वाला क्या एक्सक्लूड कीजिएगा? कहता है कि आप अगर इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब आप जानते हैं ना कि फाइनल गुड्स को सिर्फ हम लोग नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में लेते हैं, तो हम लोग का फाइनल गुड्स जब बन के तैयार हो जाएगा तभी हम लोग लेंगे। इतना इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले खर्च को जो हम लोग, पहला कहता है कि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन पे जो खर्च करते हैं, पहला कहता है कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग नहीं लेते हैं, सॉरी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरा क्या बोला? कहता है कि हाँ ठीक है इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ठीक है। कहता है कि सेकेंड हैंड गुड्स का अगर सेल परचेज हुआ हो, सेकेंड हैंड गुड्स अगर परचेज और सेल किया जा रहा हो तो उसको भी नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि परचेज एंड सेल, इसको कहते हैं सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज एंड सेल, जिसको हम लोग ठेठ आपके बुक में लिखा हुआ है कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब ये फर्स्ट बार ये गुड्स खरीदाया होगा तो ऑलरेडी जो है उसका एस्टिमेशन नेशनल इनकम में कर लिया गया होगा प्रोडक्शन के टाइम पे, इसलिए इसको भी नहीं लेते हैं। तीसरा क्या बोलता है? कहता है कि इस पे जो कमीशन होगा ना, तीसरा कहता है कमीशन जो अर्न होगा ना, कमीशन अर्न ऑन सेकेंड हैंड गुड्स,
इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे कि जो कमीशन, जो इनकम अर्न होगा ना सेकंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज करने से, उसको हम लोग जो है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में लेंगे। क्योंकि कमीशन एक बार नहीं दोबारा, जो कमीशन अर्न हुआ है, जो ब्रोकरेज मिला है, इसी को बोलते हैं कमीशन या इसी को बोलते हैं ब्रोकरेज, है ना, इसी को बोलते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को हम लोग लेते हैं क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स का अगर कमीशन हुआ तो फ्रेश है वो, है ना, कोई कमाया है तो हमारे देश में कमाया गया इनकम है, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं। कहता है कि उसके बाद चौथा कहता है कि आप अगर, जो हम लोग कहते हैं ना कि कह सकते हैं आप कि अगर वैसा इनकम जो कि आपको लॉटरी विंडफॉल गेन जिसको बोलते हैं, है ना, विंडफॉल गेन हुआ है। विंडफॉल गेन का मतलब क्या, कहता है कि लॉटरी से अगर आपको इनकम मिला है वो भी नहीं लेंगे, ठीक है। कहता है कि अगर आप रेस हॉर्स जीत लिए हैं, कि घोड़ा दौड़ जिसको बोलते हैं, आप कार्ड गेम से जीत लिए हैं पैसा, तो ये मेहनत से कमाया गया इनकम है क्या। कहता है झटके में अगर पैसा कहीं से लकीली आपको मिल गया, विंडफॉल गेम जिसको हम लोग लॉटरी बोलते हैं, रेस हॉर्स बोलते हैं, कार्ड गेम है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, नहीं लेते हैं। पांचवा मिटा रहे हैं इसको, पांचवा कहता है क्या, कहता है कि वैसा इनकम जो कि ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, तो आपको पता है कि सिर्फ फैक्टर इनकम को लिया जाता है, ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको जो है हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम को। किसको, सिर्फ फैक्टर इनकम को। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या, ट्रांसफर इनकम कैसे कैसे कमा, क्या क्या होता है ट्रांसफर इनकम, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गया, है ना, आपको स्कॉलरशिप मिल गया। दूसरा कहता है क्या, स्कॉलरशिप के बदले, और इसके आगे कहता है कि स्कॉलरशिप के कि आपको ओल्ड एज पेंशन कोई बूढ़े आदमी को जब मिलता है, जिसको हम लोग वृद्धा पेंशन कहते हैं, ये मिल गया, तो ये कमाया गया इनकम नहीं है। किसी से आपको गिफ्ट मिल गया, किसी से डोनेशन, चैरिटी, है ना, ये सब अगर इस प्रकार का इनकम आपको मिला तो इसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूड कर देते हैं। पता है आपको, फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आइटम जो कि हम लोग तीनों मेथड का लगभग 60% सेम है, और कुछ कुछ होगा तो आप बुक से देख के जाइएगा, और इसको आप भी चौथे नंबर क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता व्हाट इज मीन्ट बाय मनी सप्लाई, डिस्कस इन ब्रीफ M1 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई। क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि मनी सप्लाई क्या है। तो आप जानते हैं ना मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कहता है कि मनी सप्लाई हम लोग उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये सबसे पहले आप लिखिएगा कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई याद रखिएगा हमेशा से, मनी सप्लाई जो है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डेफिनेशन में ये बोलता है मनी सप्लाई कि स्टॉक ऑफ मनी जो है वो जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पर्टिकुलर क्या, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किस चीज का, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, कि सप्लाई आपके इकोनॉमी में कितना है पब्लिक के पास, है ना, सॉरी, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विथ पब्लिक, कि जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये आपका मनी जो है आपके पब्लिक के पास, मतलब आपके देश में रहने वाले लोगों के पास, चाहे देश में रहने वाले लोग, इसमें से बैंक भी आता है, बैंक के पास भी, ये बैंक भी हो सकता है, और ये चाहे वो कॉमर्शियल बैंक के पास हो या फिर पब्लिक के पास हो, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, करेंसी का मतलब कॉइन्स और नोट्स दोनों आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मनी सप्लाई। तो कैसे आप मनी सप्लाई को डिफाइन कीजिएगा कि मनी सप्लाई जो है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और ये बताता है कि आपके इकोनॉमी में जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में
मनी का जो कितना स्टॉक आपके पब्लिक के पास इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पड़ा हुआ है। एक तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में का मतलब किसी स्पेसिफिक डेट पे, मान लेते हैं 1 अप्रैल पे, स्पेसिफिक डेट पे, इसीलिए इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। और आपको पूछ रहा है कि M1 में हम लोग क्या क्या लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए M1 का। तो M1 का आप पढ़े हैं ना, क्या M1 का ये पूछ रहा है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ M1 ये पूछ रहा है ना, तो आप आगे लिखिएगा M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, है ना। तो C का मतलब क्या होता है, C का मतलब करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, है ना, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, कि पब्लिक के पास इस करेंसी में जो है क्या क्या आ जाएगा, कॉइन्स आ जाएगा प्लस नोट्स दोनों, ठीक है ना, कॉइन्स नोट्स दोनों आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला डीडी, डीडी का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विथ पब्लिक, कि पब्लिक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। दूसरा बताया ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट। ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट किसके किसके पास का था, अदर डिपॉजिट हो सकता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जिसमें से नाबार्ड आता है, आरबीआई के पास हो सकता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हो सकता है कि ये आरबीआई के पास, जिसको हम लोग कहते हैं अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट विथ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें नाबार्ड आता है, सिडबी आता है, या हो सकता है कि अदर गवर्नमेंट, जो दूसरे देशों का, कि फॉरेन, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे देशों के सरकार के पास हमारा पैसा होता है, तो वो सब जो है वो अदर डिपॉजिट में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं M1 का कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में आप इसको नोट कीजिएगा, हम आपको ओवरऑल बता दिए, और एक बार आप जाके इसको बुक से या सैंपल पेपर से ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन आपको याद है क्या क्या पढ़े थे, आपको हम जब क्लास में बताए थे तो बताए थे आपको BBB, CCC, याद है आपको। बी का मतलब होता है क्या, बैंकर्स बैंक, सॉरी, बी का मतलब होता है पहला बी कि बैंक ऑफ इशू, जिसको हम लोग आरबीआई का फंक्शन बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं बैंकर्स बैंक, तीसरा को बोलते हैं सुपरविजरी बैंक, सुपरविजरी फंक्शन ऑफ बैंक, या बैंक ऑफ सुपरविजरी, है ना, जो आरबीआई का जो है सुपरविजरी है। सी का मतलब होता है क्या क्या, 3B का मतलब बैंक ऑफ इशू, जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी, अच्छा सॉरी पहले ये बता देते हैं। सी का मतलब होता है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, पहला सी, कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो काम है वो आरबीआई का है, ठीक है ना। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का है। और एक आप सॉरी लास्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सब फंक्शन जो है आप आरबीआई का पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना सारा। तो देखिए क्या क्या इसमें से सारा, पहला बोला बैंकर्स बैंक के बारे में, ये बैंकर्स बैंक, तो आप जानते हैं ना बैंकर्स बैंक में हम लोग क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक जो है हमारे देश का सारे बैंकों का बैंक जो आरबीआई है, और ये किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है आपको पता है। दूसरा बोला गवर्नमेंट बैंक, है ना, बैंक टू द गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक, सुपरविजरी बैंक, या इसी को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सुपरविजरी बैंक, ये देखिए ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, सुपरविजरी बैंकर्स बैंक ये है, बैंक ऑफ इशू बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये सुपरविजरी बैंक है जो कि आरबीआई जो है हमारे बैंक को सुपरवाइज करता है, हमारे इकोनॉमी में जो है मनी के सप्लाई को जो है कंट्रोल करता है। उसको लास्ट को बोलते हैं बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू क्या बोला, बैंक ऑफ इशू कहता हमारे देश में करेंसी का इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। लास्ट बोला लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि हमारे देश में जो है जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब
आशा की आखिरी किरण जो है वो आरबीआई ही है। जब उसको पैसे की जरूरत होगी, जब उसको कहीं से पैसा नहीं जुगाड़ हो पाता, नहीं मिल पाता है, तो उसको जो है ये कौन उपलब्ध कराता है? आरबीआई ही कराता है, ठीक है ना, आरबीआई ही कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, हाँ मनी क्रिएशन, जिसको हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन है ना। क्रेडिट क्रिएशन आपको बताए थे एक एग्जांपल के थ्रू हम कि क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से एग्जांपल दीजिएगा आप। सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि ये जो है डिपॉजिट है और राउंड 1 राउंड 2 डिपॉजिट राउंड मान लीजिएगा इसको 1 2 3, और इधर मानिएगा आप क्या कि जो डिपॉजिट हो रहा है उसका कुछ परसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एलआरआर या सीआरआर, ठीक है, और मान लेते हैं ये 10% और बाकी का जो है आप बोल दीजिएगा लोन, ठीक है ना। तो डिपॉजिट, ये राउंड है, सॉरी ये राउंड है, ये आपको डिपॉजिट है, मान लेते हैं 10,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, इसका 10% जो है एलआरआर के रूप में अपने पास रखता है बैंक 1,000, बाकी का बचा 9,000। फिर ये 9,000 फिर से आ जाएगा बैंक में, क्योंकि ऑल बैंकिंग सिस्टम आर ट्रीटेड एज वन यूनिट। 9,000 इसका 10% हो गया 900, बाकी का बच गया 8100। फिर ये 8100 तीसरे राउंड में यहाँ आ जाएगा, इसका 10% 810, बाकी का बच गया 7290। कहता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा? कहता है जब तक आपका डिपॉजिट जो है, जो डिपॉजिट जो है वो रिजर्व के बराबर नहीं हो जाएगा। जो डिपॉजिट फर्स्ट बार कितना किए थे 10,000, टोटल ये 10,000 जब तक नहीं आ जाएगा। और क्योंकि आप यहाँ पे एलआरआर 10% माने हुए हैं, तो यहीं से k = 1 डिवाइडेड बाई एलआरआर फॉर्मूला निकलता है, और ये 10% आप मानिएगा तो 10 × 100 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 × 100। इसका मतलब आपका पैसा जो है वो 10 टाइम्स जो है डिपॉजिट हो गया होगा। तो डिपॉजिट 10 टाइम्स हुआ होगा, इसका मतलब ये आपका डिपॉजिट 10,000 का वो टोटल 1 लाख में कन्वर्ट हो गया होगा। ये 1,000 × 10 जो है, क्योंकि 10 टाइम्स आया मल्टीप्लायर, तो ये 10,000 में हो गया होगा, और ये 9,000 जो है ये 90,000 में कन्वर्ट हो गया होगा, 90,000 में। तो टोटल कितना हो गया? 90,000 प्लस 10,000, टोटल 1 लाख। इसी को एग्जाम्पल लेके आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप बता दीजिएगा कि इसी प्रकार से जो है बैंक आप ही के पैसे को, डिपॉजिट को बार बार लोन दे दे के ये जो है कन्वर्ट करता है, 10 गुना कर लेता है, 5 गुना कर लेता है, 8 गुना कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। आपको ये क्लास में हम ऑलरेडी पहले से बताए हुए हैं, आपके बुक में भी है ये एग्जाम्पल, आप जाके देख के एक बार जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, करा एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। करा कि आपको सेविंग का जो है डेरिवेशन करना है कंजम्पशन फंक्शन से। आपको पता है आपको पहले कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकलता है? आप पहले इनकम का एक ड्रॉ कीजिएगा इस प्रकार से, इधर आप कंजम्पशन लीजिएगा जिसको हम लोग सी बोलते हैं, और इससे एस निकाल लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल बना लीजिएगा इस प्रकार से। आप इनकम को 0 मान के, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन रहता है जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ले लीजिएगा, हम मान लेते हैं ये 20 है, इसको आप मान लीजिएगा कि ये 0.50 ले लीजिएगा इसको, तो ये ले लीजिएगा, इसमें 40 का इंक्रीमेंट करवाइए, ये 50 से 100 हो गया, तो ये भी 100 हो गया 40 का इंक्रीमेंट। इसको भी कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, ये 150 हो गया और ये हो गया 140। तो इससे ये आपको कंजम्पशन निकालिए, ये इनकम निकालिए, इसको बाय बोल दिए, इसको सी बोल दिए, तो एस नहीं निकल जाएगा। एस इक्वल टू क्या होता है? वाई माइनस सी, मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन। तो आप बताइए सेविंग कितना हो गया? ये -20। ये कितना हो गया सेविंग? -10। ये कितना हो गया सेविंग? 0। और ये कितना हो गया सेविंग? 10। इसी प्रकार से आपके पास कंजम्पशन फंक्शन अगर आएगा तो कंजम्पशन आप जानते हैं कि कंजम्पशन जो इस प्रकार से शुरू होता है सी, और उसी प्रकार से सेविंग निकालने के लिए निगेटिव से जाता है, इस प्रकार से आप एस बना दीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेविंग को क्रिएट करना, या फिर इसका आप अलग कर्व बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो नीचे में जो है, नीचे में इस प्रकार से नीचे में एस का कर्व अलग से बना दीजिएगा। जैसे आप सी लिए, यहां ये सी लिए कंजम्पशन ये, और एस को आप यहां से लेके इस प्रकार से बना दीजिएगा,
और दोनों को जो है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन अगर बराबर हो जाएगा वहीं पे हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट उसी को। तो ये आप बना के इस प्रकार से कर दीजिएगा, उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और लिख भी दीजिएगा डेरिवेशन कि देखिए हम ये माने हुए हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 20, 50 इनकम पे 60, और जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जा रहा है कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, और कंजम्पशन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, और सेविंग और इनकम में जो है वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है तो सेविंग भी हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेशन इसका। आप एक बार सैंपल पेपर में से या बुक में से ये क्वेश्चन देख के जाइए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, एक बार देख के जाइएगा आप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको ओवरऑल बता दिए, ठीक है। कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग न्यूमेरिकल एग्जांपल, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है उसका वर्किंग बताइए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। इस वाले चैप्टर से बाबू, इस वाले चैप्टर से या तो एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा आपको, जो कि आपको हम कल ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल्स हम आपको बनवा के आने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम का आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं, एक इस चैप्टर का बचा हुआ है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप इसको बना के आंसर बना, क्योंकि इसमें से निश्चित है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। तो या तो ये पूछ देगा आपको, तो आप जानते हैं ना मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है हम लोग उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि जब जो है हमारा जो है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है उसके वजह से जब इनकम बढ़ने लगे तो, और इनकम जब मल्टीप्लाई बार बार होने लगता है एक बार इन्वेस्टमेंट होने की वजह से, तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो कैसे लिखिएगा आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज the ratio of change in income due to change in investment, इन्वेस्टमेंट है ना। और उसको आप आगे लिखिएगा कि मल्टीप्लायर इक्वल टू, मल्टीप्लायर ऐसे लिखिएगा कि मल्टीप्लायर जो है, सॉरी, मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन इनकम, इसको रेशियो में बता दीजिएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं। और एक मल्टीप्लायर और होता है, कहता है कि के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, या इसी को बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, ठीक है ना। इसी प्रकार से और आप न्यूमेरिकल लीजिएगा एक, कि हमारे इकोनॉमी में कि चेंज इन इनकम अगर हम दिया हुआ है कि इनकम जो है पहले जो है 1000 का था और नया वाला इनकम जो है वो बढ़ के अगर 2000 हो गया, और इसके बढ़ने से, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए का था, आप इन्वेस्टमेंट मानिए कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल जो है वो 100 रुपए का था, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 रुपए का हो गया, उसके बढ़ने से जब हमारा इनकम इस लेवल पे जब था, ये इनकम था कितना, मान लेते हैं कि इनकम इस लेवल पे अगर इनकम 10 रुपए का था और इनकम जो है ये 50 रुपए का हो गया, 50 या 100 रुपए का मान लीजिए, 100 रुपए का हो गया, तो बताइए आप, 100 नहीं मानिए, इसको मान लीजिए 60, तो बताइए आप कि किस प्रकार से आप निकालिएगा। तो आप निकालिएगा कि मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, कितना चेंज इन y कितना आया, 60 से 50, 60 से 10 से 60 हुआ, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, कितना हो गया ये 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया कितना 0.5, ये हमारा जो है मल्टीप्लायर आ गया। अब इसको कुछ भी ले सकते हैं कि आपके इनकम के बढ़ने से, जब आपका इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका इनकम बढ़ जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लायर। एग्जांपल देके इसी प्रकार से बना दीजिएगा आप एग्जाम में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये पूरा लिख के इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, और इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि मोस्ट वेरी 9 में, ठीक है। कहता हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल आपको हम 2 प्रकार से बताए थे, कहाँ कहाँ, एक एडीएस अप्रोच के थ्रू
और एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू, है ना, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इन्वेस्ट, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में ये वाला कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो आप पता है कि सेविंग और इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम जो है तभी हो पाता है, इक्विलिब्रियम तभी हो पाता है जब जो है हमारा सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। और इसी से ना सेविंग इन्वेस्टमेंट निकला है कि एडी इक्वल टू एएस था, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इक्वल टू सी प्लस एस, तो सी सी कट गया, बचा आई एस इक्वल टू आई, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसी को आप बताइएगा और उसका कंसिक्वेंसेस बता दीजिएगा कि क्या कारण है। अगर ये 3 कंडीशन हो सकता है कि अगर एस आई से बड़ा हो या एस जो है आई से छोटा हो, ठीक है ना। तो एस अगर आई के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे ना ही डिमांड ज्यादा है ना ही सप्लाई ज्यादा है। अगर एस बड़ा है मतलब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो सेविंग ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमी में लोग खर्च कम कर रहे हैं, और इसका मतलब जैसे ही कंजम्पशन कम होगा तो एडी को वो ऑटोमेटिक कम कर देगा, है ना। तो एडी यहाँ पे कम हो जाए, सॉरी हाँ, एडी कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा और एएस ज्यादा हो जाएगा, और एडी एएस ज्यादा हो जाएगा तो उसका हमारे इकोनॉमी पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर को जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर वो उतना ज्यादा बना पाता सामान, अगर वो 10 सामान है बनाया है जो कि, और 15 सामान का जो है 15 सामान उसको सप्लाई, हाँ दोनों जगह पे चाहे एडी एस बराबर हो या एएस और एडी बराबर, एडी छोटा हो या एएस, एक सेकेंड हम फिर से इसको लिखते हैं। कहता है कि पहला एडी जो है जहां पे आप एस इज लेस देन आई और दूसरा हो गया एस जो है आई से बड़ा हो, तो एस अगर आई सेविंग जो है वो अगर छोटा है, इसको रिलेट इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं कि सेविंग अगर छोटा है तो इसका मतलब सेविंग कम है तो लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, और कंजम्पशन जैसे ही ज्यादा करेगा तो एडी को बढ़ा देगा, एडी को जैसे ही बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। अगर हम मान लेते हैं इसको न्यूमेरिकल्स में कि एडी ज्यादा है और 10 एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और सामान सप्लायर 8 ही बना पाया, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब जो है प्रोड्यूसर को ये लॉस हो गया 2 सामान का। अगर 2 सामान ज्यादा बना पाता तो उतना ज्यादा इनकम कमा पाता। और इस वाले कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एस जो है अगर ज्यादा है, सप्लाई सॉरी सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब कंजम्पशन लोग कम कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एडी जो है वो कम हो जाएगा और एएस ज्यादा, सामान 15 बना दिया और डिमांड जो है 10 का है, तो ज्यादा बना दिया तो बर्बाद हो जाएगा, आपको होल्डिंग कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। तो इसके वजह से इसी प्रकार से आप बता दीजिएगा कि इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और इसका कंसिक्वेंसेस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है डिफाइंड इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन हाउ टू द करेक्ट थ्रू द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आपको पता है कि इन्फ्लेशनरी गैप हम लोग उस गैप को बोलते हैं जहां की एडी ज्यादा हो एस से एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और जहां पे एडी जो है वो कम हो जाए एस से एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। और इसको आप ग्राफ भी बताए हुए हैं हम पहले से बनाने के लिए। इसका क्या हो सकता है, इसको करेक्ट करने का कहता है कि अगर इन्फ्लेशनरी गैप है तो इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए आरबीआई भी कदम उठाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और जो सरकार उठाती है कदम उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी याद होगा आपको, आप पढ़े होंगे। तो कहता है कि बताइए आप इसको जो है करेक्ट कैसे किया जाए। तो कहता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, आप जानते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या क्या, आप जो डिफरेंट रेट पढ़े हैं, जो उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट आप पढ़े हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आप क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पढ़े हैं क्या क्या, एक क्वांटिटेटिव, शॉर्ट में बता रहे हैं हम क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने का। क्वांटिटी में कौन कौन सा आप पढ़े हैं, सीआरआर, दूसरा एसएलआर, तीसरा रेपो रेट, चौथा रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़े हैं ना। 5वां ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब पढ़े हैं। और क्वालिटेटिव में आप पढ़े हैं पहला मोरल सुएशन, दूसरा क्रेडिट रेशनिंग और तीसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब पढ़े हुए हैं आप। मार्जिन रिक्वायरमेंट
ठीक है ना, ये सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो हम ये इस प्रकार से लिख दिए शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। ये साफ साफ नहीं लिखे हम, आप पहले से, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं। तो इसके थ्रू जो है फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया, सॉरी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है सरकार इसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना, तो जब कंट्रोल सरकार करेगी तो कैसे करेगी, जानते हैं आप, इन्फ्लेशन हो तो सीआरआर को बढ़ा देगी, एसएलआर को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी इसके थ्रू। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब इन्फ्लेशन का कंडीशन हो तो शेयर बेचने लगती है ओपन मार्केट में आरबीआई, तो इसी तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अगर डिफ्लेशन का केस हो, जब एडी कम हो, डिफ्लेशनरी गैप जिसको बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में वो सीआरआर को कम कर देगी, एसएलआर को कम कर देगी, है ना। उसके अलावा क्या, रेपो रेट को कम कर देगी जिसको आरआर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी, सबको कम करते चले जाएगी और ओपन मार्केट में जो है वो परचेज करने लगेगी शेयर। तो इसी को हम लोग कहते हैं आरबीआई जो है इस प्रकार से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है कंट्रोल करती है। उसी प्रकार से सरकार भी जो है, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, है ना, फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करती है, कहता है वो जो खर्च करती है ना हमारे देश में अलग अलग चीजों पे, कैसे, कहता है कि सरकार जो है जो खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, किस प्रकार से, कंस्ट्रक्शन ऑन रोड खर्च करती है ना, इसको हम मिटा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो करती है रोड पे, तो लोग के पास इनकम जनरेशन होता है, लोग को काम मिलता है, उसको कम करने लगेगी। कहता है कि सरकार हॉस्पिटल बनवाती है जो, उस पर खर्च कम करने लगेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के खर्च को कम करने लगेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के खर्च को कम करने लगेगी। ठीक है, तीसरा कहता है कि और कैसे कम करेगी, तो सरकार टैक्स रेट जो सरकार का है, टैक्स रेट उसको जो है वो पहले से बढ़ा देगी, और जैसे ही वो बढ़ाएगी सरकार, तो लोग का इनकम जो है, जो उसका डिस्पोजेबल इनकम है, वो पहले से कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से सरकार जो है कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, जहां पे इन्फ्लेशनरी गैप जिसको बोलते हैं, जहां पे ये इन्फ्लेशनरी गैप लिखा हुआ है। और डिफ्लेशनरी गैप में कैसे कंट्रोल करेगी, तो ये जो बढ़ा दी है, कहता है एक्सपेंडिचर ऑन रोड जो सरकार पहले से ज्यादा था तो वो कम कर दी, घटा दी, अब इस पर बढ़ा देगी। टैक्स रेट जो पहले से बढ़ा दी थी उसको इस पर कम कर देगी। तो इसी प्रकार जो है ये डिफ्लेशनरी गैप को कम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को, और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना बच्चे। ठीक है ना, तो इतना सारा चीज हम आपको ओवरऑल लगभग सारा कुछ बता दिए इसमें कैसे आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से और ज्यादा जानकारी के लिए आप बुक को रेफर करें, आप अच्छे से डिटेल में वहां से पढ़ पाए। ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा एग्जाम में, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, लिखने वाला में से इसी सब में से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कहता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बजट को बनाने के लिए। कहता है जैसे ही गवर्नमेंट बनाती है तो हमारे इकोनॉमी में सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेबिलिटी को बनाए रखना, सस्टेनेबल ग्रोथ होता रहे हमारा, है ना। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, आप अपने कॉमन सेंस से भी इसको लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता रहे, सब कुछ जो है हमारी जो सरकार का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इतना ना ही हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी का मतलब है हमारे इकोनॉमी में ना ही डिफ्लेशन का केस हो ज्यादा, ना इन्फ्लेशन का केस हो। और एक दो पॉइंट आप अपने बुक से देख लीजिएगा, और इसको ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट इसको आप करके जाइएगा। सरकार का बजट के पीछे ये भी होता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारा पॉइंट इसको आप बता सकते हैं। तो ओवरऑल हम आपको बता दिए, और आगे जानकारी के लिए आप बुक पे जाइए, सेमिलर पे जाइए, वहां से ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। कहता हाउ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइन थ्रू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एंड मैनेज फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग में आपको पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपको पता है ना, फिक्स दो एक्सचेंज रेट होता है, तीन। पहला एक्सचेंज रेट जिसको हम लोग बोलते हैं कौन, फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसको जो है फिक्स एक्सचेंज रेट जिसको गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरे को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि मार्केट फोर्सेस से डिमांड सप्लाई से होता है। जहां जो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, दोनों के द्वारा जो रेट फिक्स कर दिया गया, रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, कहता कि मैनेज फ्लोटिंग जो है इसके बाद जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इसमें जो है किया जाए डिनोमिनेशन, या फिर
मैनेज किया जाए, इसको कम ज़्यादा किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। इसी का इसका नाम मैनेज फ्लोटिंग है। ठीक है, इसको आप डिटेल में इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इंपैक्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्या आपको पता है ना, हम आपको बताए हुए हैं कि डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैसे होता है। पहले अगर मान लेते हैं कि हमको $1 खरीदने के लिए, कि डॉलर हमारे पास जो है ये $1 खरीदने के लिए अगर पहले हमको 60 रुपये पेमेंट करना पड़ता था, अब $1 खरीदने के लिए हमको 80 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा मनी का, हमारा जो करेंसी का वैल्यू है, पहले 60 रुपये पेमेंट करते थे, अब 80 रुपये, इसका मतलब हमारा करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया है ना। तो कहता है कि कैसे बताइएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है जब हमारे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू जो है पहले के मुकाबले कम हो जाए और इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो करेंसी का वैल्यू है उसके बदले, तो उसी को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और जैसे डेप्रिसिएशन इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी इफेक्ट होगा कि हमारा अगर कम, हम जैसे ही अगर हमको अब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, हम पहले की अपेक्षा हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमारा इसका मतलब ये है कि हम वहाँ से कम सामान खरीद पाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या पड़ेगा, इसी प्रकार से आप देख के जाइएगा बुक में आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये बहुत ही डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, और इसी का एक चीज और है कि रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन क्या है। तो सेम ही चीज है, रिवैल्यूएशन हम लोग कहते हैं कि जब एप्रिसिएशन हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन, और जब डेप्रिसिएशन हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिवैल्यूएशन। लेकिन डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, और ये जो है मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, तो आपको याद है आप ऊपर में बनाते थे क्या, पहला करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या बनाते थे आप, पढ़ते यहाँ पे लिखते थे क्या, इधर लिखते थे आप कि इनफ्लो है और इधर में आप लिखते थे आउटफ्लो है ना। इनफ्लो में लिखते थे क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा लिखते थे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा लिखते थे यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है ना, चौथा क्या लिखते थे कि जो है इन्वेस्टमेंट इनकम, सॉरी, चौथा आप लिखते थे कौन कौन सा हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, या आप कहिए कि इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। हम नीचे इसको लिख दें, आपको पढ़ाए हुए हैं पहले से, तो इसका कंपोनेंट हमने तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि जगह नहीं है बच्चे, तो इसको हम करेंट अकाउंट यहाँ लिखते हैं, शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला को लिखते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब बुक से आप देख के जाइएगा। दूसरा लिखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इधर लिखते हैं इनफ्लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा लिखते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, और चौथा लिखते हैं क्या, यूनिलैटरल ट्रांसफर। उसी तरह यहां पे लिखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इधर लिखते हैं आउटफ्लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इधर जैसे जैसे आप इंपोर्ट लिखे हैं वैसे वैसे एक्सपोर्ट लिखिए। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट, और लास्ट वाला लिखते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पेड, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग लिखते हैं करंट अकाउंट का आइटम। और कैपिटल अकाउंट में आप लिखते होंगे कैपिटल अकाउंट का पार्ट क्या क्या आप कैपिटल अकाउंट में, कि हम जो है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। पहला कहता है कि कैपिटल अकाउंट में अगर आप एसेट्स बेचे हैं तो टू सेल ऑफ एसेट्स, तो आपके पास इनफ्लो हुआ है, इधर इनफ्लो, इधर आउटफ्लो, इधर आउटफ्लो, टू सेल ऑफ एसेट्स, टू सेल ऑफ एसेट, टू इधर क्या लिखेंगे, कहता है कि आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, कहता है कि आप लोन ले लिए अगर, लोन रिसीव्ड, उधर क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इधर क्या लिखेंगे आप लास्ट में, इधर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इधर में क्या लिखेंगे आप, कहता है कि जो आप
लोन लिए हैं ना, तो इस बार लिख दीजिए लेंडिंग। आप लोन इस लिए थे यहाँ, इस बार लोन दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल और करेंट अकाउंट का जो है ये पार्ट है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप बुक से जाइए और देखिए। कैपिटल अकाउंट में कुछ कुछ चीज़ और भी लिखता है, जैसे लिखता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखता है दो। पहला लिखता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा लिखता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब आप डिटेल में बुक से जाके पढ़िएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को नोट करके आप बुक से जाके पढ़िएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि एमपीसी का जो है क्या है, एमपीसी किसको बोलते हैं। एमपीसी बराबर आप जानते हैं ना कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के रेशियो को बोलते हैं। आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखिएगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के रेशियो को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम the consumption increases, there is direct relationship between consumption and income. Due to increase in income consumption increases, due to change in income consumption changes। इसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई। कि चेंज इन वाई का मतलब कि हमारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से हमारा इनकम कितना इंक्रीज हुआ है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट द चेंज इन व्हाट चेंज कम्स इन द इनकम। कि हमारे इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आप एमपीसी को बताइएगा कि एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय, जो आप पहले बता चुके हैं। इस दोनों के बीच में यही रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी को आप बता दीजिएगा, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट एक डिफरेंसेस आपके एग्जाम में इन सबसे पूछा जाएगा। कौन कौन सा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आपको हम बताए हुए हैं कि रियल जीडीपी हम लोग उस प्रकार के जीडीपी को बोलते हैं जब हम लोग बेस ईयर के प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। कैसे लिखिएगा इसको, कहता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट द बेस ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड रियल जीडीपी एंड money value of final goods and services produced in the economy at the current year prices is called nominal GDP। ऐसे ही लिखिएगा आप इसको। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, कहता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग उस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं जो कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे इकोनॉमी में जो है सरकार रोजगार देने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी कारण से या तो बोल रहा है कि हमको इनकम कम मिल रहा है, मतलब देश में काम है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, स्वेच्छा से बेरोजगार रहना। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि वो तो काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम ही करने के लिए तैयार है, बोल रहा है कम पैसा मिल रहा है हमको, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और देश में जो है काम करने के लिए लोग तैयार है लेकिन सरकार काम नहीं दे पा रही है, मतलब सरकार के कारण जब बेरोजगार, अपने कारण जब बेरोजगार रह जाए, वो काम ही नहीं कर रहा है, काम करने नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और ये भी बीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम, ये सारा क्वेश्चन ये जो है इसके बीच में डिफरेंस आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस विथ एग्जांपल। कंज्यूमर गुड्स हम लोग उस प्रकार के गुड्स को बोलते हैं जिसको इसका कंज्यूमर जो है फाइनली कंज्यूम करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कंज्यूमर गुड्स, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, क्या ब्रेड बटर ये सब कंज्यूमर गुड्स है, सब कुछ कंज्यूमर गुड्स है। स्कूल आप कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर जिसको यूज करे, मोटर गाड़ी का कंज्यूमर फाइनली उसका अपना वो इंड यूज कौन है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। अगर उसका इंड यूज प्रोड्यूसर है तो उसको प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स बोलते हैं, है ना। तो कहता है कि आप कैपिटल गुड्स क्या कहता है, कैपिटल गुड्स हम लोग उस प्रकार के गुड्स को कहते हैं जिसको प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है जनरली बहुत दिन तक यूज करता है, बार बार रिपीटेडली यूज करता है और उसको लंबे समय के लिए और उसका हाई वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल गुड्स, जिसका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ये सब जो है कैपिटल गुड्स है। डिवेल्युएशन और डेप्रिसिएशन अभी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, डोमेस्टिक करेंसी कैसे होता है, दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिएगा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस, फाइनल गुड्स जो है जो कि फाइनली बन के तैयार है, प्रोडक्शन के बाउंड्री को क्रॉस कर गया, उसको फाइनल गुड्स। जो प्रोडक्शन के बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं और फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन में लेते हैं। फाइनल गुड्स जो है
फाइनल गुड्स में अभी कुछ ना कुछ वैल्यू, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी है, लेकिन फाइनल गुड्स फाइनली यूज के लिए बन के तैयार हो गया है, उसको प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है, उसको कंज्यूमर भी यूज कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनल गुड्स। कहता है फाइनल गुड्स जो है वो जो है उस फाइनल गुड्स को जो है आप कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स को जो है फाइनली यूज करने के लिए कोई खरीदता है, लेकिन जब जो चीज बेचने के पर्पज से तैयार खरीदा जाए उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, दोनों का एग्जांपल लेके आप लिख सकते हैं। आप कहता है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम इन बीओपी। अभी जो आपको हम बीओपी में बताया कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उस बीओपी में करंट अकाउंट ये हो गया और दूसरा कैपिटल अकाउंट ये हो गया, और इसके बीच में जो जब इसको बैलेंस करते हैं दोनों तरफ तो इसके नीचे जो लाइन है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बिलो द लाइन, और इसके पूरे ऊपर के आइटम को हम लोग बोलते हैं क्या, एबव द लाइन आइटम, एबव द लाइन, और इसको हम लोग एबव द लाइन आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेट सॉरी ऑटोनोमस आइटम, और उसके नीचे इस लाइन के नीचे जो आइटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम, जिसको कि आरबीआई या सरकार जो है मैनेज करने के, उसको घाटा को पूरा करने के पर्पज से करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, एकोमोडेटिंग आइटम। लास्ट बोल रहा है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, एक छूट गया इसका, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, उसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा इसके अलावा। ठीक है, इतना सारा डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप सारा डिफरेंस को याद करके जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अच्छा अभी और बाकी था, सॉरी डिफरेंस में से क्या बोल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इसका डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस का डिफरेंस, करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इस सब का एग्जांपल जब सारा आपके बुक में दिया हुआ है, इस सबको पढ़ के जाइएगा आप एग्जाम देने के लिए। इतना क्वेश्चन देखिए बच्चा, हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो है, हमको एक फ्रेश स्लाइड चाहिए, इसके लिए नया ऐड हम करते हैं, इसके लिए पेज ऐड, अच्छा कोई बात नहीं है। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आता है, जैसे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है, ठीक है, 34 में से 17 जो है, 34 में से 17 जो है इंडियन, 17 मैक्रो और 17 जो है वो इंडियन, ठीक है, और इस 17 इंडियन में 17 मैक्रो में 10 एमसीक्यू और इधर 10 इंडियन में भी 10 एमसीक्यू, तो बचा, और इस 10 में से 2 आपका आएगा न्यूमेरिकल्स, एक नेशनल इनकम से और एक जो है, एक नेशनल इनकम से और एक जो है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स हो सकता है। बचा आपका कितना यहाँ क्वेश्चन, 8 लिखने के लिए, तो 8 मैक्रो में से जितना अभी हम आपको करवाए हुए हैं, इस टोटल 8 में से यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन लगभग ये श्योरिटी है कि 80 मोर देन 80% क्वेश्चन जो है इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर कर लेते हैं आप, तो यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जितना सारा हम आपको करवाए हुए हैं। अच्छा, एक जो ये क्वेश्चन लास्ट इसमें से एक है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आप 2 मेथड पढ़े हैं ना, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है ना। मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो डिफरेंट रेट पड़े हैं, CRR SLR और ये डिफरेंट रेट, इसको कैसे करके आरबीआई जो है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के कंडीशन में कैसे इसको यूज करती है, इसमें से भी एक क्वेश्चन चांस है आने का। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। हम आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स, और कुछ नेशनल इनकम का भी होगा तो हम करवा देंगे। और आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा एकदम, आप श्योर हो जाइए, इतना पढ़ के जाइए, एक्स्ट्रा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। इतना कम से कम कर लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि 40 मार्क्स है आपका मैक्रो का, 40 मार्क्स में से अगर 90% भी कवर कर 36 मार्क्स लगभग क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आपके एग्जाम में। हमारा गेस्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको नोट करके अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चे आप लोग तैयारी करते रहें, हम आप ही लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन का, अच्छे से तैयारी करते रहें और कीप स्टडिंग। बेस्ट विशेस, हैप्पी रीडिंग एंड बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट।